नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है पार्थवी क्लासेस पर। मैं हूं राकेश कुमार और यहां पर फिर से मैं आप सबके सामने संधि के बाकी नियमों को लेकर आ गया हूं। कल हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि को लेकर, यानी व्यंजन संधि के कुछ नियम मैंने आपको बता दिए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने वो वीडियो देख भी लिया होगा, मुझे ऐसी आपकी उम्मीद है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रहा है, बहुत जल्दी लाइव भी जुड़ूंगा आपसे, चिंता मत करिए। तो व्यंजन संधि के बाकी नियमों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से लगभग 5 नियम हमने कल वाली क्लास में यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर उससे अगले नियमों को लेकर मैं आपके सामने आज वाली क्लास में उपस्थित हो गया हूँ। तो चलिए नियम नंबर 6 की यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइटल लिख देता हूँ अपना। आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि में नियम नंबर 6 के बारे में। क्या है नियम नंबर 6, आइए बात करते हैं। नियम नंबर 6 में देखिए एक चीज है। क्या चीज है गुरुजी? देखिए तय या दय के साथ में, यानी पहला जो शब्द आएगा आपका, उसका अंतिम जो वर्ण होगा वो या तो तय होगा या दय होगा। उसके सामने यदि कहीं पर भी शय नजर आ रहा है सामने वाले शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, तो वहां आप देखेंगे कि ये जो तय या दय आप यहां पर देख रहे हैं, ये तय या दय जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो बदल जाएंगे चय में। यानी यहां पर कुल मिलाकर बात यह है कि नियम नंबर 6 में दोनों ही वर्णों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, यानी तय और दय में भी बदलाव होगा और शय में भी बदलाव होगा। कुल मिलाकर बात यहां पर यह है। तो अपना जो तय या दय है वो तो अपना बदल जाएगा चय में, जबकि जो शय आप देख रहे हैं ये बन जाएगा भैया यहां पर क्षय। यानी यहां पर अगर आधा शय है तो शय भी उधर जाकर आधा ही होगा, इधर पूरा है तो उधर जाकर भी क्या होगा, वो पूरा ही होगा तय या दय के मिलान के कारण। यानी तय या दय के साथ अगर शय आता है तो वहां पर तय या दय तो बन जाता है चय और शय बन जाएगा हमारा छह। कुछ इस प्रकार का नियम हम इसमें पढ़ेंगे। इसी के साथ एक छोटी सी बात यहां पर है, क्योंकि मिले जुले नियम है इसलिए उनको साथ साथ पढ़ा रहा हूं। यहां पर तय या दय के साथ में ही यदि मान लीजिए है आपको दिखाई पड़ेगा, तो आप समझिए कि यहां पर तय या दय जो आप देख रहे हैं, जैसे ऊपर बदलाव हुआ वैसे यहां पर भी बदलाव होगा, लेकिन तय या दय जो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों में से कोई सा भी जो एक होगा वो इधर आकर क्या बन जाएगा, दय बन जाएगा आपका। और ये जो है आप देख रहे हैं वो इधर आकर क्या बन जाएगा मेरे बंधुओं, दय बन जाएगा। अब यहाँ है आधा है तो दय भी आधा, यहाँ है पूरा है तो दय भी पूरा हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा देखना है। आइए यहां पर हम इसके उदाहरणों से बात करते हैं। एक दो उदाहरण मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा नियम के सामने ही आपके दिमाग में भी बात बैठ जाए और फिर एक एक करके और उदाहरण भी इसके हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे हम यहां पर बात करें, मैंने एक उदाहरण आपके लिए यहां पर लिखा उच्छ्वास। एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है उच्छ्वास, आया हुआ है एग्जाम्स में। और यहां पर जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो मैं लिखूंगा उत प्लस श्वास। उत प्लस श्वास लिखा मैंने उच्छ्वास। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो उच्छ्वास था, आपने उत प्लस श्वास कैसे लिखा? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो तय जो था वो यहां पर आकर क्या बन गया, चय। क्यों बना? सामने शय है और आप देख रहे हैं शय यहां आकर क्या बन गया, छय। लेकिन ये जो छय यहां पर बना है वो हलंत अवस्था में है, क्योंकि सामने शय भी क्या था, हलंत था। इस प्रकार से इसी तरह से मैं यहां पर मान लीजिए उदाहरण लिखूं आपके लिए उच्छासन। मैंने क्या लिखा, उच्छासन। और उच्छासन का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर उत प्लस शासन यहाँ पर शब्द होगा। और उत प्लस शासन कहने के पीछे ये तय जो था वो इधर आकर चय बना। शय चूंकि आ की मात्रा से जो है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी जब वो बनेगा इधर आकर, तो छह जब बनेगा तो वो भी किससे पूरित होगा, आ की मात्रा से पूरित होगा। यानी कि पहला जो नियम हमने देखा है उसके ये उदाहरण है और इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम लिखे जगत शांति। मैंने क्या लिखा, जगत शांति लिखा भाई, है ना। अब जगत शांति का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा, यहां पर मैं लिखूंगा आपके लिए जगत प्लस आगे क्या कर दूंगा, शांति लिख दूंगा। क्योंकि यहां पर शय में आ की मात्रा है और ऊपर अनुस्वार है, तो जो का त्यों इधर आकर वो आपको दिखाई देगा। तय जो आप देख रहे हैं वो इधर आकर चय बन गया है और हमारा नया शब्द निर्मित हुआ है जगत शांति। इसी प्रकार के और उदाहरण हम अगली स्लाइड पर देखेंगे। देखिए, तो जैसे सच्छासन, यहां पर एक शब्द है, मान लीजिए मैंने लिखा सच्छासन। अब सच्छासन का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा अपना, यहां पर मैं लिखूंगा सत्य और सामने क्या लिख दूंगा, शासन लिख दूंगा। और चूंकि यहां पर तय है तो इधर आकर चय बन गया और शय जो है इधर आकर छह बन गया और दोनों में से आ की मात्रा का रूप वहां पर दिखाई पड़ गया भाई मित्रों, ठीक है। इसी तरह से है वाले उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उद्धव। मैंने क्या लिखा,
उद्धव एक शब्द लिखा, तो यहां पर जब मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो होगा उत प्लस हव। अब जो तय है वो तो इधर आकर दै बन जाएगा और है आपका धै बन जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो यहां पर मैं लिखूं पद्धति, अब पद्धति को आप ऐसे लिखिए या फिर पद्धति को आप इस प्रकार से लिखिए, दोनों ही रूप जो है वो शुद्ध है। तो संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो यहां पर होगा पत प्लस हति, और जब इन दोनों में आप बदलाव देखेंगे तो पाएंगे तय इधर आकर अपना क्या बन गया, दै, यहां भी देख सकते हैं आप, और जो है था वो यहां आकर आपका धै बन गया और नियम हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। पद्धति में है वाला नियम जो मैंने आपको बताया वो यहां पर पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से नियम नंबर 6 हमारा काम करता है भाई। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। अब अगला जो हमारा नियम है वो है अपना यहाँ पर नियम नंबर 7, यानी नियम नंबर 7 की मैं यहाँ पर आपके लिए बात कर रहा हूं। नियम नंबर 7 क्या है भाई, यहाँ पर नियम नंबर 7 कहता है कि एक तरफ कहीं भी दै हो, कहीं से मेरा मतलब है कि जो पहला शब्द आएगा उसका अंतिम वर्ण दै होना चाहिए, और उसके सामने अगर कहीं पर भी कै नजर आ रहा है, ख नजर आ रहा है, तय नजर आ रहा है, थ नजर आ रहा है, या पै या फै में से कुछ नजर आ रहा है, से नजर आ, ध्यान से देखिएगा इसमें एक नियम और आपको अच्छे से समझ में आएगा, यानी एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको यहां पर समझ में आएगी, और वो ये है कि भाई अगर ऐसी स्थिति कहीं पर बनती है कि दै के सामने ये स्थिति आ रही है तो जो उद और उत होता है, आप इसमें कंफ्यूज भी रहते होंगे बहुत बार कि उत कहां लगाएं, उद कहां लगाएं, तो समझिए ये वाला जो नियम है उसमें उद आएगा, बाकी सब जगह उत आएगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पर आपको समझाऊं कि जो दै है इसके सामने अगर ये वाली स्थिति बनती है तो ये दै क्या करता है, अपने आप को तय में बदल लेता है भाई। किस में बदल लेता है, तय। तय हलंत इसलिए क्योंकि दै हलंत है तो तय भी इसमें हलंत होगा। याद रखिए यही एकमात्र नियम है जिसमें दै का जो है प्रयोग होता है उद में। कैसे कि जहां भी दै के सामने या उद के सामने कै खे तय थे पै फै से में से कुछ आएगा इधर, तो उद का प्रयोग करना है, और अगर इनमें से कोई सा ना आकर कोई दूसरा आ रहा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे भाई, वहां पर उत का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। वैसे यहां पर मैं आगे बढ़ूं तो अब उदाहरणों से इसको देखिए, तो उदाहरण में जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा, एक उदाहरण हमने लिख लिया उत्कंठा, क्या लिख लिया भाई, उत्कंठा उदाहरण लिख लिया, तो मैं यहां पर संधि विच्छेद करते समय सावधानी से संधि विच्छेद करूंगा और यहां पर उद प्लस कंठा लिखूंगा। क्यों लिखा उद मैंने, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था ये वर्ण कहीं भी सामने आएंगे तो उत न आकर उद आएगा आपका, एक तो ये हो गया। दूसरा दै आ रहा है तो ये जो दै है ये किस में बदलेगा मेरे भाई, चलिए ये आपका बदलेगा तय में, किसमें बदलेगा, तय में बदलेगा, और तय में बदलने के कारण यहां पर देखिए शब्द हमारा क्या निर्मित हो गया, उत्कंठा। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा उत्खनन, यहां पर मैंने क्या लिखा, उत्खनन लिखा, संधि विच्छेद करूंगा क्या होगा, उद प्लस खनन संधि विच्छेद होगा, है आने के कारण यहां पर जो दै है वो इधर आकर किसमें बदल गया, तय में बदल गया, और हमारा नियम कौन सा लगा, नियम नंबर 7 लग गया है। इसी तरह से मान लो मैंने लिखा उत्पाटन एक शब्द लिखा मान लीजिए, उत्पन्न एक शब्द लिखा मान लीजिए, इस तरह से संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाइयों, वही संधि विच्छेद होगा, उद प्लस पन्न, यहां पर संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही उत्पादन उत्पादन मान लो मैं लिखूं यहां पर, उत्पादन का संधि विच्छेद मैं क्या कर दूंगा, उद प्लस पादन, ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर उत्खनन मैंने यहाँ पर आपको समझाया, वहां पर खे था, यहाँ पर कै है, यहाँ पै आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे उत्थान यहां पर हो या उत्पन्न, हमने जैसे लिखा उत्पादन लिखा, उत्पन्न लिखा, तल्लीन एक शब्द होता है, हालांकि तल्लीन वाला शब्द इसमें नहीं आएगा, वो तद प्लस लीन अलग से पढ़ेंगे हम, यहां पर हम केवल इनकी ही बात करेंगे। जैसे इसमें मैंने उत्सर्ग लिखा, उत्पात लिखा, यहां पर उत्सर्ग लिख सकता हूं, उत्सर्ग बहुत अच्छा एक शब्द होता है, उसको अगर मैं यहां पर बनाऊंगा तो क्या बनेगा हमारा, उद प्लस सर्ग यहां पर शब्द बनेगा, और हमारा ये नियम नंबर 7 इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड और कम उदाहरण इसलिए रख रहा हूं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और दूसरी बात चीजें आपको समझ में भी आती जाए। उदाहरण बुक्स में बहुत सारे ढेर सारे हैं, वहां से प्रैक्टिस करिए बढ़िया तरीके से। यहां भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और उसमें हम एक बार चीजें पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो यहां पर प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए मैं चीजों को थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूं ताकि एग्जाम से पहले आपका ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से बंधुओं हम चलेंगे यहां पर नियम नंबर 8 पर। किस पर चलेंगे, नियम नंबर 8 पर, यानी कि जो व्यंजन संधि है उसका नियम नंबर 8 क्या कहता है उसकी हम यहां पर बात करेंगे। देखिए नियम नंबर 8 कहता है कि कहीं पर भी स्वर हो, यानी कि जो पहला शब्द मिल रहा है
उसमें स्वर हो और सामने यदि 6 वर्ण उससे जुड़ रहा है, स्वर के साथ यदि 6 का मेल हो रहा है, समझिए, तो यहां बीच में जो है वो च का आगम हो जाता है, और च कैसा होगा, हमारा हलंत अवस्था में होगा, यानी कि च जो है वो यहां पर आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा स्वच्छंद। शब्द शुद्धि में भी आपसे ये पूछा जाता है, कई बार हमसे गलती हो जाती है कि स्वच्छंद में तो छ ही आएगा, च क्यों आएगा, तो च के आने का कारण यहां पर आपके सामने है, क्यों आ रहा है। स्वच्छंद मैंने यहां पर लिखा, जब मैं इसको इस तरह से स्व प्लस छंद अलग करूंगा तो स्व के व में आप देख रहे हैं यहां पर ए मिला हुआ है, यानी कि ये क्या है, एक स्वर है, और सामने आपका क्या आ गया भाई, छ आ गया, तो यहां बीच में किसका आना जरूरी है, च का आना जरूरी है, और यहां पर आप देख रहे हैं च आपको दिखाई भी पड़ रहा है स्वच्छंद में। जैसे इसी तरह से मैं शब्द लिखूं आपके लिए प्रतिच्छेद, मैंने यहां पर क्या लिखा, प्रतिच्छेद। अब प्रतिच्छेद में क्या है, प्रतिच्छेद में भी वही है, यहां पर मैंने संधि विच्छेद जब किया तो किया प्रति प्लस छेद, और प्रति प्लस छेद कर रहा हूं तो यहां पर आपका क्या आ रहा है, च का आगम हो रहा है, और च आगम होने के कारण ही यहां पर यह हमारा जो है शब्द बना है। इसी तरह से शब्द बने, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा प्रतिच्छवि, मैंने क्या लिखा, प्रतिच्छवि शब्द लिखा, तो यहां पर मैं उसको क्या करूंगा, प्रति प्लस छवि शब्द बनाऊंगा, और यहां पर जो है च का क्या हो जाएगा, आगम। बड़ा सरल सा नियम है, ढेरों उदाहरण है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये है हमारा नियम नंबर 8। इसी क्रम में मैं आपको अब ले चलता हूं नियम नंबर 9 पर, छोटा सा नियम नंबर 9 तो बहुत छोटा सा है, कैसे है आइए बताता हूं। नियम नंबर 9 की हम यहां पर बात करते हैं। देखिए नियम नंबर 9 क्या कहता है, नियम नंबर 9 कहता है कि कहीं पर भी शब्द में, अब यहां पर कहीं पर शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है वो अंतिम वर्ण के रूप में प्रयोग हो, कहीं पर भी हो, लेकिन अंतिम वर्ण द हो, इस तरह से देखिए समझिएगा बात, री हो, री के साथ में क्या मिला हुआ हो, द मिला हुआ हो, और सामने यदि मैं आ रहा है, सामने यहां पर क्या आ रहा है, मैं, तो यहां पर ये जो द आपको दिखाई दे रहा है ये किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। जैसे यहां पर मैं आपके लिए लिखूं, मैंने एक शब्द आपके लिए यहां पर लिया मृणमयी, मैंने शब्द क्या लिया, मृणमयी, संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा, मृद प्लस मई, मृद प्लस मई, आप देख रहे हैं द आ रहा है यहां पर, सामने मैं आ गया, नियम सही है, यहां पर द जो था, ये वाला जो द है आपका, वो इधर आकर किसमें बदल गया, ण में बदल गया, नियम हमारा पूरा हो गया, मृदमयी, और जोड़ा तो क्या बना, मृणमयी शब्द बन गया। इसी तरह से जैसे यहां पर आप देखेंगे मृण मूर्ति एक शब्द होता है, मृण मूर्ति में क्या करेंगे, वही मृद लिखेंगे एक जगह, और उसके साथ में क्या जोड़ेंगे, मूर्ति शब्द को जोड़ेंगे, और आप देखेंगे ये जो द था इधर आकर किसमें बदल गया, ण में बदल गया, और नियम हमारा इस तरह से पूरा हो गया मेरे भाइयों, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं नियम नंबर 10 के बारे में। नियम नंबर 10 क्या कहता है हमारा, देखिए नियम नंबर 10 कहता है कि कहीं पर भी मान लीजिए निर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, इधर किसका प्रयोग हो रहा है, निर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है या फिर दुर उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, समझिएगा निर और दुर में दोनों में ही रे क्या है, हमारा हलंत होता है, ठीक है ना, और उसके सामने यदि यहां पर रे वर्ण आ रहा है, समझिएगा रे वर्ण का यदि प्रयोग हो रहा है, तो यहां सामने ये जो नी आप देख रहे हैं ये तो हो जाएगा दीर्घ, और रे जो आप देख रहे हैं इसका दोनों जगह क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और मात्रा दोनों की ही दीर्घ हो जाएगी। इस तरह से कैसे होता है आइए देखते हैं। यहां पर जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा नीरोग, नीरोग लिखा, अब नीरोग में क्या हो रहा है, अगर मैं व्यंजन संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद करता हूं तो निर प्लस रोग होता है, हालांकि इसका संधि विच्छेद जो है वो नी प्लस रोग भी होता है, वो भी इस तरह से शब्द भी बन सकता है, लेकिन हम यहां पर व्यंजन की बात कर रहे हैं इसलिए निर प्लस रोग की बात करेंगे ठीक है। तो निर प्लस रोग में जो है यहां पर रे आपने देखा, उसका तो हमने क्या कर दिया लोप, और इसको क्या कर दिया दीर्घ, और हमारा शब्द क्या बन गया, निरोग। इसी तरह से शब्द बनता है दूराज, इसी तरह से क्या बनता है, दूराज, दूराज में भी क्या होगा, दुर प्लस क्या बनेगा, राज, यहां पर रे का तो हो गया लोप, और इस दू को हमने क्या कर दिया यहां पर दीर्घ कर दिया इस तरह से, और ये शब्द हमारा निर्मित हो गया। ये है हमारा नियम नंबर 10, यानी इस तरह से जो है नियम नंबर 10 को आप कंप्लीट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं भाई, ठीक है ना। आइए इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं अगले नियम पर, और इसी क्रम के हिसाब से नियम नंबर जो अगला नियम है उसको भी देखते हैं। देखिए नियम नंबर 11 की यहां पर मैं बात करता हूं, नियम नंबर 11,
अब देखिए नियम नंबर 11 क्या है हमारा। नियम नंबर 11 है कि कहीं पर भी आपको यहाँ प्रथम वर्ण जो है, मतलब पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण इस तरह से ई या बड़ी ई भी हो सकती है, आपको ऊ नजर आए या फिर इसकी जगह क्या नजर आ जाए, दीर्घ ऊ। इसके साथ अगर श मिल रहा है, समझिएगा थोड़ा सा अच्छा सा नियम है, तो ये जो श है आपका, ये षटकोण वाले स में इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि मामला यह है कि स के साथ यदि तय, थ या न भी जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ये श तो बदलेगा ही, लेकिन तय भी हमारा किसमें बदल जाएगा, तय में, और थ है तो ठ में, और ये न है तो ण में बदल जाएगा। ये भी इसके साथ एक नियम साथ साथ जो है चलता है, ठीक है ना। नियम क्या है, ई ऊ के सामने यदि श, जिसे हम सड़क वाला श भी कहते हैं, उसका अगर प्रयोग हो रहा है तो सामने बदलाव कुछ इस प्रकार होगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है। आइए शब्दों से देखते हैं। जैसे हमने देखा परिषेक, विषाद, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। मैंने लिखा विषाद। विषाद का जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा, यहां पर, यहां जब विषाद को आप लिखेंगे तो देखिए वी, तो वी का मतलब क्या हुआ, ई नजर आ रहा है, सामने श आना चाहिए, तो इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो किस तरह से होता है, वी प्लस साध। और जब यहां पर आप देखेंगे कि ई का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सामने श आ गया, इधर आकर श ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। यदि इस स के साथ यहां पर इन तीनों में से तय, थ, न में से कुछ होता तो वो भी इस प्रकार से अपना रूप बदल लेता, लेकिन यहां प्रयोग नहीं था तो नहीं किया, अगर होगा तो वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। ऐसे उदाहरण भी हम अभी आगे देखेंगे। जैसे इसी तरह से मैं एक लिखूं आपके लिए निसंग, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा, ठीक है, निसंग में क्या करेंगे, वही नी प्लस संग इस तरह से लिखेंगे, और श इधर आकर किसका रूप बना लेगा, षटकोण वाले स का रूप बना लेगा, जिसे हम मूर्धन्य श भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं टेट है के भी आपको उदाहरण दूं, तो यहां पर जैसे मैंने लिखा आकृष्ट, इस तरह से आकृष्ट लिखा। अब आकृष्ट में क्या होगा, यहां पर आकृष्ट, आकृष्ट प्लस ट, इस तरह से शब्द हमारा बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि श षटकोण वाला उसमें प्रयोग तो पहले से ही हुआ है, लेकिन जो ट आ रहा है वो आकृष्ट प्लस तय आएगा वहां पर, है ना, तय तो बाद में बनेगा। इस प्रकार से आपने देखा यहां पर जो नियम का थोड़ा सा अगला भाग है, जिसको मैंने अलग से वहां पर लिखा है आपके लिए, वो इस तरह से आकृष्ट प्लस तय लिखने के कारण वहां पर जो है अपने आप को तय में बदल लेगा, आकृष्ट प्लस तय यानी कि आकृष्ट। इसी तरह से नष्ट प्लस तय नष्ट, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। जैसे उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट प्लस तय हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं एक शब्द लिखूं आपके लिए निष्ठा, मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा निष्ठा। अब निष्ठा शब्द में क्या करूंगा, यहां पर मैंने लिखा निष्ठा, तो नी प्लस स्था, दोनों नियम लग रहे हैं। देखो इसमें कैसे लग रहे हैं कि ई आया, सामने श आया, तो इधर हमने श बदल लिया, लेकिन श के साथ में यहाँ थ का प्रयोग हो रहा है, तो वो भी इधर आकर थ में बदल गया है। तो थोड़ा सा ये भी आपको इसमें ध्यान रखना होगा विशेष रूप से इस नियम में। अब मैं आपको ले चलता हूं इससे अगले नियम की ओर। बात करते हैं नियम नंबर 12 की। स्पीड ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा आप कम करके देख सकते हैं, आपके पास सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड ज्यादा रखने का कारण सिर्फ इतना सा है कि भाई जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और चीजें जो है आपकी कंप्लीट होती जाए। आपके पास सुविधा है, आप कम ज्यादा करके भी इसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नियम नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कहीं पर भी यहाँ एहन का प्रयोग हो रहा हो, समझिएगा, ठीक है। एहन के सामने यदि रे आ रहा है, समझना मेरी बात को, कहीं भी एहन शब्द का पूरा पूरा शब्द है ये, एहन शब्द का प्रयोग हो रहा हो और सामने क्या आ रहा हो, आपका रे आ रहा हो, अगर ऐसी स्थिति कहीं पर भी बनती है कि एहन के सामने रे आ रहा है, तो फिर वहां पर जो ये एहन आप देख रहे हैं ये अहो में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है अहो में। लेकिन स्थिति ऐसी है कि एहन के सामने रे नहीं आ रहा भाई, इसके अलावा कुछ आ रहा है, रे के अलावा कोई वर्ण आ रहा है, ऐसी स्थिति में ये जो एहन है आपका, ये बनेगा अहर। ये क्या बनेगा, अहर बनेगा। कैसे बनेगा, देखो मैंने यहां पर लिखा अहोरात्र, अहोरात्र। अब अहोरात्र का संधि विच्छेद होता है एहन प्लस रात्रि। आप कहेंगे सर उधर तो रात्र है, यहां रात्रि कैसे आया, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंतिम मात्रा का लोप हो जाता है। जैसे अक्षी, अक्षी शब्द होता है तो अक्ष बनता है, जैसे सहस्त्राक्ष हम लिखेंगे तो अक्षी नहीं आएगा, वहां अक्ष ही आता है। वैसे यहाँ पर रात्र शब्द का प्रयोग होता है। आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने लिखा अहरनिश, दोनों ही तरह के उदाहरण बता देता हूं आपको मैं। तो अहरनिश में क्या हो रहा है, यहां पर संधि विच्छेद करूंगा तो होगा एहन प्लस निशा, एहन प्लस निशा। इसमें भी देखो यहां पर इस मात्रा का क्या हुआ है, लोप हुआ है, मैंने अलग रंग से उसको लिख दिया वहां पर। तो लेकिन जो संधि विच्छेद होगा वो निशाई होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो मैंने लिखा अहोरत्न,
अहोरत्न लिखा, संधि विच्छेद क्या होगा, एहन प्लस रत्न, एहन प्लस क्या लिखेंगे, रत्न लिखेंगे, और इसका संधि विच्छेद इस तरह से होगा और नया शब्द इस प्रकार से निर्मित हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा अहरपति, अब अहरपति में क्या है, अहर क्यों बना, क्योंकि रे नहीं आ रहा सामने, कैसे मैंने लिखा अहन प्लस पति, तो सामने देखिए रे नहीं आया, यहां पर क्या आया है पै, और इसके कारण से हमने इसको क्या बनाया है, अहरपति। इसी प्रकार से मैं और शब्द लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा अहर बांधव, अहर बांधव, और अहर बांधव का संधि विच्छेद क्या होगा, यहां पर अहन प्लस बांधव शब्द बनेगा, अहर प्लस बांधव शब्द हमने बनाया और हमारा नया शब्द क्या बन गया, अहर बांधव। तो ये हमारा कुल मिलाकर नियम नंबर 12 की चर्चा हमने बहुत अच्छे ढंग से यहां पर कर ली है। आइए मैं आगे ले चलता हूं आपको अब नियम नंबर 13 पर। चलिए, क्या है नियम नंबर 13, समझिएगा। संस्कृत में बहुत सारे ऐसे जो है शब्द होते हैं जिनके अंत में न आता है, क्या आता है, न। तो न के सामने कोई भी अन्य वर्ण आ जाए, अन्य वर्ण से मतलब है कि न नहीं होना चाहिए, कुछ भी अलग वर्ण आ जाए, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये जो न आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाता है भाई, लोप हो जाता है, कुछ भी नहीं है, साधारण से एक छोटा सा नियम है। कैसे है, जैसे मान लो मैं यहां पर लिखूं, मैंने लिखा यहां पर विद्यार्थी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग एक शब्द है, मान लीजिए शब्द क्या है, विद्यार्थी वर्ग एक शब्द है। अब यहां पर विद्यार्थी वर्ग जब हम लिखेंगे तो संधि विच्छेद कुछ इस तरह से होगा, हम लिखेंगे संधि विच्छेद में विद्यार्थिन, न हलंत आ गया, प्लस वर्ग, न के अलावा कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब यहां पर जो जो न था इसने क्या किया, लोप किया, और इस प्रकार हमारा नया शब्द निर्मित हो गया है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा हम लिखते हैं युवराज, युवराज शब्द जो है इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या होता है, युवन प्लस राज, न के अलावा रे आ गया, इसका लोप हुआ, यहां पर हमारा शब्द क्या बना, युवराज शब्द बन गया है। इसी तरह से जैसे हम लिखे प्राणी मात्र, हमने क्या लिखा, प्राणी मात्र लिखा ना, प्राणी मात्र का संधि विच्छेद होगा यहां पर प्राणिन प्लस मात्र, और प्राणिन प्लस मात्र लिखेंगे तो नियम कौन सा लग रहा है हमारा, नियम नंबर 13 लग रहा है। जैसे यहां पर हमने लिखा, मैंने लिखा आत्मविश्वास, संधि विच्छेद करूंगा तो क्या होगा, यहां पर संधि विच्छेद होगा आत्मन प्लस विश्वास, न का लोप हो गया, और न का लोप होने के कारण यहां पर नया शब्द क्या बना, आत्मविश्वास बन गया। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नियम नंबर 13 में होता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं, ढेरों उदाहरण आप ऐसे और ढूंढ सकते हैं। चलिए, नियम नंबर 14 की यहां पर बात करते हैं। आज मैं व्यंजन संधि आपकी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं, फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को फटाफट पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर हम प्रैक्टिस चालू करेंगे, प्रैक्टिस सेट से ही आपको समझ में आएगा कि आपने कितना और कैसे क्या पढ़ा है। ठीक है, ईरी रेशे के बाद में नए आ जाए, अगला नियम की बात कर रहा हूं, ई री रे या श कहीं पर भी हो, इसका तो नियम ये है, और कहीं पर भी न अगर आ रहा हो तो न हलंत हो या बिना हलंत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हलंत इस तरह से हो सकता है। ठीक है, कहीं पर भी न होगा तो ये न जो है वो न में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, आओ देखते हैं। मैंने आपके यहाँ पर मान लीजिए शब्द लिखा रामायण, मैंने क्या लिखा, रामायण, संधि विच्छेद क्या होगा, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। अब आप देख रहे हैं रे था, सामने न है, कहीं पर भी हो, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, यहाँ न है यहाँ रे है, इसके प्रभाव से न ने क्या किया, अपना रूप ण के रूप में बना लिया। कईयों को लग रहा होगा सर इसमें स्वर संधि भी तो है, हाँ बिल्कुल है, राम प्लस अयन में दीर्घ संधि भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके व्यंजन हो और दीर्घ हो ही ना तो फिर आपको व्यंजन को ही देखना है वहां पर। ठीक है ना, इस तरह से ये शब्द यहाँ निर्मित होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा प्रमाण, मैंने क्या शब्द लिखा, प्रमाण, संधि विच्छेद क्या होगा, प्र प्लस मान, इसमें जो रे मिला हुआ है उसके कारण से न पर प्रभाव पड़ा और इस न ने अपना रूप क्या बनाया, ण के रूप में यहाँ पर निर्मित हो गया। जैसे मैंने लिखा प्रणिपात, मैंने क्या लिखा, प्रणिपात, प्रणिपात में क्या करूंगा, प्र प्लस निपात लिखूंगा, और यहां पर आप देख रहे हैं जो ये न था ये इधर आके किस में बदल गया है, ण में बदल गया है। क्यों बदला है, बात आपके सामने है। ठीक है बंधु, तो ये नियम नंबर 14 की बात हो गई। आइए मैं आपको ले चलता हूं नियम नंबर 15 पर। ठीक है, नियम नंबर 15 क्या कह रहे हैं समझिएगा।
नियम नंबर 15 कह रहा है कि कहीं पर भी मान लो किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है भाई, सम उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, या फिर मान लीजिए सम के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, परी का प्रयोग हो रहा है, और यहां पर कृत, कार, कृति, करण, कर्ता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है दोनों ही जगह, समझिएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, यहां सम के साथ अगर कृत का प्रयोग हो रहा है तो यहां इस जगह पर शय का आगम हो जाएगा, हलंत शय का, और शय भी कौन सा होगा, दंत शय, जिसे सड़क वाला शय कहते हैं। और अगर परिष्कार के साथ ये शब्द जुड़ते हैं तो ये वाला शय यहाँ पर आ जाएगा। ये एक छोटा सा नियम है। जैसे मैं यहां पर लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा संस्कृत, संस्कृत भी बोल सकते हैं इसको, संस्कृत मैंने लिखा, यहां मैं क्या कर रहा हूं, सम उपसर्ग का प्रयोग कर रहा हूं और सामने क्या लिख रहा हूं मेरे भाइयों, कृत लिख रहा हूं, पता है बिल्कुल। अब इस कृत के आने के कारण ही सम और इसके बीच में क्या आ गया, यहां पर शय आ गया, देखिए, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा संस्कार, और उसमें भी क्या हो रहा है, यहां पर मैंने यहां पर लिखा सम और सामने मैंने क्या लिख दिया, कार, बीच में क्या आ गया, शय आ गया, बना। इसी तरह से आप बाकी से जोड़कर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से परिष्कार को अगर मैं देखूंगा, इस तरह से मैंने लिखा परिष्कार, तो परिष्कार का भी संधि विच्छेद किस तरह से होता है, यहां पर मैं लिखूंगा परि प्लस कार लिखूंगा, और बीच में कौन सा से आ गया मेरे भाइयों, षटकोण वाला से, जिसे हम मूर्धन्य शय कह रहे हैं। क्यों आया, कारण आपके सामने है। इसी तरह से मैं बना सकता हूं परिष्करण, समझिएगा। परिष्करण में क्या है, यहां पर वही परि लिखा मैंने और सामने मैंने क्या लिख दिया, करण लिख दिया, और हमारा नियम इस तरह से पूरा हो गया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से हमने व्यंजन संधि को कुछ ही समय में एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपके सामने सारे के सारे उदाहरण आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे आगे का अब हमारा काम बचता है विसर्ग संधि का। तो इससे अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।